केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कुछ गलत नाम ले लिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि एक जज 50 मामले निपटाता है और 100 मामले नए चले आते हैं। अब ये सब क्यों होता है वो मैं आज थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा और एक सॉल्यूशन भी बताऊँगा। अगर सरकार चाहे तो इसको सॉल्यूशन के तौर पर ले सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको समस्या बता देता हूँ। समस्या होती ये है कि जज 50 मामले निपटाता है, 100 मामले उसके सामने आ जाते हैं, नए पेश हो जाते हैं, यानी लोग जागरूक हो जाते हैं और मुकदमे डालने लगते हैं। लेकिन अगर न्याय की रफ्तार स्लो कर दी जाए तो क्या होगा? जैसे पता चला 5 साल तक किसी के मामले में कोई फैसला ही नहीं हुआ, बहुत छोटा सा मामला था, फैसला नहीं होता तो फिर दूसरा भी उदासीन हो जाता है, कहता है अब कोर्ट में क्या जाना है, कोर्ट के सामने क्या गिड़गिड़ाना है, क्योंकि काम तो होना नहीं है। तो इस तरह से ना तो काम चल पाएगा, ना संविधान चल पाएगा और ना ही अदालतें चल पाएंगी। अच्छा, दूसरे हुआ क्या, अभी कोविड में 2 साल तक मामलों की पेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वास्तव में ओवरलोड हो गए, सभी न्यायालय ओवरलोड हो गए। क्योंकि जो रूटीन कोर्स में जो जैसे चोरी चपाटी ये सब होते रहते हैं, मर्डर, लूट पाट, ये सब मुकदमे जो होते हैं, क्राइम से जुड़े हुए जितने मुकदमे हैं जो डायरेक्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उसमें तो उसी रेट से जो है सब कुछ चलता रहा, उसमें कोई उसकी दर में कोई कमी नहीं आई। तो न्यायालय के पास तो लगातार काम आ रहा था, लेकिन काम हो नहीं पा रहा था सुचारू रूप से, जिसकी वजह से मामलों की पेंडेंसी बहुत बढ़ गई। अब एक तो हुआ ये पहलू, अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं कि जहाँ पर मैंने खुद ने देखा है कि न्याय, तुरंत न्याय का सिद्धांत जहाँ लागू होता है, जल्दी न्याय मिलता है और मामले जल्दी से निपटाए जाते हैं, तो स्थिति ये बनती है कि वहाँ पर मुकदमों का ढेर लग जाता है। कैसे होता है ये कि जैसे मैंने खुद ने देखा था कि एक फोरम के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने काफ़ी देखा कि यहाँ पर दायरा बहुत है और बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी पेंडेंसी निपटाना शुरू करी और पेंडेंसी निपटाते निपटाते वो करीब करीब 45 दिन के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाए, यानी हम 45 दिन में ही फैसला कर दें। वो धीरे धीरे आते आते 90 दिन तक तो लेकर के आ गए और 90 दिन में वो फैसला करने लगे। इससे हुआ क्या कि लोगों को पता चला कि 90 दिन में कंज्यूमर फोरम में मामला निपट रहा है, तो लोगों ने बेशुमार मुकदमे लाने शुरू कर दिए। अब स्थिति ये हुई कि वहाँ पे जो 300 मामले थे तो वो 3000 में कन्वर्ट हो गए। अब एक आदमी काम करते करते थक भी जाएगा, कितना काम करेगा? तो फिर थोड़ी सी जो स्लो रफ्तार हुई तो लोगों ने कहा अरे यार वहाँ भी जल्दी नहीं निपट रहा मामला, चलो छोड़ो। तो इस तरह से मतलब इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। अगर जज स्पीड में काम करेगा तो उसको ये सज़ा मिलती है कि वो उसकी कोर्ट में और मामले आने शुरू हो जाते हैं और उसको वो फेडअप हो जाता है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल अल्टीमेटली इंसान है। और जो लोग काम नहीं करते हैं उनकी अदालतों में मामले ही नहीं जाते हैं। जैसे पहले था, उसी फोरम में 3 साल तक कोई फैसले ही नहीं हुए तो वहाँ पर लोग आते ही नहीं थे। दायरा जो है जस का तस, ना बढ़ा ना घटा। लेकिन जहाँ पर जल्दी जल्दी मामले निपटे वहाँ मामले और बढ़ गए। तो ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी समस्या का निराकरण कैसे किया जाएगा। समस्या का निराकरण ऐसे होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मामले होते थे वो सिविल सूट फाइल होता था। इसमें एक सिविल लिटिगेशन काफ़ी लंबा चलता था और काफ़ी दिनों तक चलता था। तो ये सब जो चीज़ें थी, ये मतलब न्यायालय में पेंडेंसी बढ़ना, ये सब तो था ही। फिर अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं, छोटे मोटे मामले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी उपभोक्ता से संबंधित है, तो इसके लिए एक अलग से फोरम बना दिया। तो अब उपभोक्ता से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएंगे? कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह से कमर्शियल कोर्ट बना दिया, जहां पर बैंक के वो वाले मामले जाएंगे जो वेयर हाउस के अगेंस्ट में लोन देते हैं, ये सब, तो उसमें उन्होंने कमर्शियल कोर्ट कर दिया। इस तरह से ऐसे ही अभी एक एक्ट है जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहते हैं। वो एनआई एक्ट के भी मामले बहुत सारे बढ़ गए हैं और रेगुलर कोर्ट में निपटाना अब किसी के बस का रोग नहीं है। उसमें पेंडेंसी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनको विद इन 180 डे या 6 महीने के अंदर इसको निराकरण करो, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो यही है
कि मजिस्ट्रेट अकेला वो क्या क्या करेगा, वो सिविल भी सुनेगा, क्रिमिनल भी सुनेगा, एनआई एक्ट भी सुनेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को सुनने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि एनआई एक्ट के जितने भी कोर्ट हैं वो अलग कर दिए जाए, मतलब एक मजिस्ट्रेट अलग से बैठा दीजिए आप एनआई एक्ट के लिए। अब वो जब सिर्फ एनआई एक्ट की ही सुनवाई करेगा तो आप यकीन मानिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मामले भी जल्दी से निपटेंगे। और 138 एक्चुअल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले वास्तव में पूरे देश में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा दायरा है उसका, तो उनको एक जिले में कम से कम एक कोर्ट तो कर ही देना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं और इसमें 3-3 साल के डेपुटेशन पे किसी मजिस्ट्रेट को बैठाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनआई एक्ट ही सुनना है। इसी तरह से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जो मामले हैं वो उनको अलग से एक कोर्ट बना देना चाहिए कि उस कोर्ट में इस तरह से कोर्ट का जो बाइफर्केशन है, जैसे एक जगह ही आपने 10 कोर्ट दे दिए हैं, मान लीजिए 10 मजिस्ट्रेट कोर्ट दे दिए हैं, तो उस 10 मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी हर मजिस्ट्रेट को अलग अलग प्रकार का काम अगर दे दिया जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, न्याय की स्पीड बढ़ेगी और लोग काम कर पाएंगे। होता क्या है कि उनको यूनिट्स मिलते हैं कि भाई इतने यूनिट आपको बनाने हैं हर महीने, एक टारगेट होता है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब भी है ये। तो मजिस्ट्रेट को जब टारगेट मिलता है तो वो अपना कुछ सिविल में से निकाल लेता है, कुछ क्रिमिनल में से निकाल लेता है और कुछ बेल मैटर्स में से निकाल लेता है। उसका टारगेट पूरा हो जाता है, उसके बाद वो कहता है अब मुझे काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरा ये यूनिट मुझे बनाने हैं, फिर अगले महीने फिर देने हैं। तो कुछ मामलों को वो पका करके नेक्स्ट मंथ ले जाता है, मतलब जो बिल्कुल मतलब निर्णायक मोड़ पर रखे हुए हैं, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने आज ही 4 निर्णय कर दिए तो फिर अगले महीने क्या करूंगा, तो वो उनको बचा करके रखता है। इस वजह से भी पेंडेंसी बढ़ती है। मैं आपको वो डीप नॉलेज दे रहा हूं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होती है, जो हम लोग देखते हैं। इसी तरह से होता यह है कि कई बार वकील भी, नाराज मत होइएगा, वकीलों का भी काम है, वो भी एडजमेंट लेते हैं और वकील एडजमेंट बिना फालतू के लेते हैं, जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती है। और इसी के ठीक विपरीत मैं कहूँगा, जब जज साहब का मूड नहीं होता सुनने का तो वो वकील को जबरन एडजमेंट दे देते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात? ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जज भी एडजमेंट देते हैं अपनी तरफ से। वो कहते हैं अरे ठीक है यार, बढ़ाओ यार, आज मूड नहीं है सुनने का, चलो आगे बढ़ाओ, ले लो यार, तारीख ले लो। मतलब वो खुश होकर के तारीख देते हैं और वकील खुश होकर के तारीख लेते हैं। मतलब दोनों तरफ से बात है। अगर जज अड़ जाता है ना कि नहीं वकील साहब, आज आप अगर अभी फर्स्ट हाफ में नहीं सुना पा रहे हैं तो सेकंड हाफ में तैयारी करके आइए, फिर मैं सुनूंगा, तो आप यकीन मानिए वकील सेकंड हाफ में तैयारी करके आएगा और अपना आर्ग्यूमेंट सुनाएगा। लेकिन जज को अड़ना पड़ेगा इसके लिए। दोनों की तरफ से कमियां हैं, कमजोरियां दूर करनी पड़ेंगी, तभी काम होगा। हाँ, एक बात और है कि जब भी मैं देखता हूं, मैं किसी की अवमानना नहीं करना चाहता हूं, इसको किसी के अगेंस्ट में मत मानिएगा। अक्सर जितने भी सीजेआई जब रिटायर्ड होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होते हैं, तो उनके वक्तव्य इतने प्यारे प्यारे आते हैं, ऐसा लगता है कि ये आदमी जब सीट पर था तो इसने ऐसा क्यों नहीं देखा, बाद में क्यों देखा, बाद में क्यों प्रेस से ये बात कह रहा है या पब्लिक डोमेन में ये बात कह रहा है। जैसे एक वक्तव्य आता है कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, कभी वक्तव्य आता है कि तुरंत न्याय नहीं मिलता है, न्याय बहुत डिले मिलता है, लोगों का विश्वास न्यायालय से उठ रहा है। ये सब बातें आती हैं, यानी इतने ज्ञान की बातें जब आप रिटायर्ड होने के बाद करते हैं, वही बात अगर आप इम्प्लीमेंट के तौर पर पद पर रहते हुए करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, लोगों के लिए वास्तव में श्रेष्ठकर होता और लोगों को लाभ मिलता। हम जब पद पे होते हैं तब कुछ नहीं करते हैं और जब हम पद से उतर जाते हैं तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात यकीन के साथ मान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ये है कि एक आम आदमी से मेरा मतलब है जो सिर्फ मिडिल क्लास तक है, उसके बस का नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना कोई मामला डाल सके, कोई रिट पिटीशन भी डाल सके। इतना महंगा न्याय हो चुका है, लाखों रुपए से नीचे बात नहीं होती है। अब इसमें कोई कहता है कि अरे सुप्रीम कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट है तो क्या
जनता की सेवा के लिए नहीं है सुप्रीम कोर्ट, जनता को न्याय देने के लिए नहीं है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट है तो वो किसी को सुनेगा ही नहीं। मतलब लाखों रुपए से जब तक आदमी नीचे नहीं आ जाएगा तब तक वो अपनी बात ही नहीं कह पाएगा वहां पे। तो एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म भी तैयार होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक गरीब आदमी की बात भी सुन सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्याय सिर्फ अमीर आदमी को ही चाहिए, कभी कभी गरीब आदमी को भी अपनी रिट पिटीशन फाइल करनी होती है। ऐसी कंडीशन में न्याय व्यवस्था जितनी सुगम होगी, जितनी आसान होगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मैं इस सब्जेक्ट को नहीं लेना चाह रहा था इसमें, लेकिन चूंकि विषय ऐसा है कि इसमें वो सब्जेक्ट को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अगर मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा तो बात अधूरी रह जाएगी। लोग कहते हैं कि मध्यस्थता से काम होता है, यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट आया इसके लिए कि भाई मध्यस्थ के माध्यम से ही काम होगा। तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि मध्यस्थ के माध्यम से ही जब काम होगा तो उसको भी इतना जटिल क्यों बनाते हो आप कि न्यायालय में कोई आदमी अपना केस डाल देता, उसके बाद उसको मीडिएशन के लिए भेजा जाता और मीडिएशन फेलियर हो जाता, उसके बाद में आप फिर उसको सुनवाई पे ले लेते हो। यानी अब ये सिर्फ एक प्रोसीजर बन के रह गया है। यानी वास्तव में ना तो मीडिएटर इसमें इंटरेस्टेड होता है, ना पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक खानापूर्ति होती है कि मध्यस्थ के माध्यम से जो है ना इसको निपटाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैंने देखा है कि कई प्री सिटिंग्स मैंने भी की हैं और कमर्शियल कोर्ट्स में जाने के पहले पहले ये आर्बिट्रेशन करना पड़ता है, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे लेवल के लोग रहते हैं जो खुद मीडिएटर होते हैं इसमें। और चूंकि मैं तो बैंक से जुड़ा हूं तो मैं खुद गया था बैंक के मैनेजर के साथ में, और मैंने देखा कि वो मतलब सिर्फ एक खानापूर्ति थी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी अलग अलग कोर्ट्स और स्पीडली ट्रायल से, और वो ट्रायल तभी स्पीडली हो पाएंगी जब आप मजिस्ट्रेट को उसका एक ऐसा एक्सपोजर देंगे कि भाई तुझे तो बस इस क्षेत्र में काम करना है, जितना जल्दी कर सकता है, जितना ज़्यादा कर सकता है उतना ज़्यादा कर। इसके लिए अलग अलग कोर्ट्स का, डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्ट्स का गठन करना पड़ेगा। इसके बिना कुछ नहीं होगा। न्याय को सस्ता करने के लिए सीधा सा एक रास्ता है ही, जो मैंने आपको बताया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक आदमी अगर हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज में वो जानता है उस लैंग्वेज में वो रिट पिटीशन फाइल कर सके। अब आपने कह दिया कि जब तक एओआर नहीं होगा, यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, जब तक केस ही नहीं पेश कर सकता। तो अब एक चीज़ बताइए, आम आदमी किससे केस पेश करवाएगा? और जो एओआर है वो क्या उसको फ्री में कर देगा क्या? वो तो अनाप शनाप उससे पैसे लेगा उस बात के। तो मतलब कहने का ये है कि अभी इस क्षेत्र में बहुत सारे रिवॉल्यूशन आना ज़रूरी है। जब तक नहीं आएंगे तब तक आदमी का कोई भला नहीं होने वाला। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बात में अगर सच्चाई है तो इस बात को आगे ज़रूर पहुँचाएं, दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये बात प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी है। कि हमारा केंद्रीय मंत्री खुद कहता है कि 50 मामले निपटाते हैं तो 100 मामले आ जाते हैं। तो इसका क्या जवाब है? मतलब फिर तो कभी भी मामले निपटेंगे नहीं और लोगों को राहत कभी मिलेगी नहीं। तो एंडलेस जॉब हो जाएगा। इसलिए इसको जितना भी जल्दी हो इस तरह के न्यायालय गठित किए जाएं जिसमें लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मतलब कोर्ट इस नियत से खोले जाएं या बढ़ाए जाएं कि वहां पर तुरंत न्याय का सिद्धांत लागू और लोगों को न्याय मिले। भाई जिसको न्याय जल्दी मिलेगा तभी तो आदमी जल्दी जल्दी न्यायालय में आएगा। मैं खुद खड़ा हूं न्यायालय में न्याय मांगने के लिए और 10 साल तक मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों न्यायालय की तरफ जाऊंगा? आज के टाइम में 50% जनता के लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कितने दिन में फैसला हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं भाई साहब पता नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो आप, इसका कोई आंसर नहीं है। 1 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। साफ मना कर देता हूँ। तो ये स्थिति पैदा हो कोर्ट में कि आदमी गारंटी से कह सके कि तुम्हारा फैसला 6 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा। ये अंग्रेजों के जो कानून है ना, इनको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की अभी स्ट्रिक्टली ज़रूरत है। इस स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आसानी से काम नहीं होगा।
धीरे धीरे रिफॉर्म होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस पर एक कदम सरकार को और हमारे जो भी जुडिशली ऑफिसर्स हैं, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, जो पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, उनको इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।